हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। वी आर ऑडिबल विजिबल लाइव। जल्दी से एक बार बता देंगे कि मैम आप लाइव हो, ऑडिबल हो, विजिबल हो। चलिए फटाफट से आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से बता देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून राखी, गुड आफ्टरनून राशिद, गुड आफ्टरनून अनिल, अंचल, प्रकृति, प्रियम। चलिए सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे जल्दी से और हम लोगों को बता देंगे। ठीक है, हम लोगों को एक बार बता देंगे कि मैम आप ऑडिबल हो, विजिबल हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून आकांक्षा, रंजन, मीरा, ड्रीम, अंशुल, सोनाक्षी। चलिए बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारी क्लास में आ चुके हैं। गुड, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लास। एंड ये है हमारी आज की 6th क्लास। ठीक है, तो आज जो है हम करने वाले हैं क्या, वो आपको भी पता चल ही जाएगा। ठीक है, ओके, सो वी आर लाइव, है ना, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रणाम सभी प्यारे बच्चों को, प्रणाम। और जो है आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया से आपको अभी टाइम है, वक्त है और बढ़िया से आप तैयारी कर रहे हो और 6th-7th की एनसीईआरटी को सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो तो आज हम करने वाले हैं, आज हमारी पहली बार बैक टू बैक क्लास हो रही है क्योंकि इतना सारा कमेंट सेक्शन में डिमांड करने के बाद ऑब्वियसली हमें यहाँ पर रोज डेली क्लासेस, ऑब्वियसली फिर और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। थोड़ा दिवाली का बाद फिर हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को करेंगे क्योंकि अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा हमें चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए वैसे इनिशियली वी स्टार्टेड किया मंडे, वेंसडे और फ्राइडे करेंगे बिकॉज बट जो है धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो हम इन क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देंगे एंड आपको क्लासेस जो है वो 5 days अ वीक भी मिलेंगी और प्लस जब आपका एग्जाम पास आएगा तो मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, चलिए हमारा कंसेप्ट ऑब्वियसली जो है एनसीईआरटी पर फोकस्ड है क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली स्टेटमेंट वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो हम एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस लेके चल रहे हैं और यहाँ पर ये हमारा एक प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस है कि किस प्रकार से सवाल आता है और उन सवाल को हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए ओके ओके, जल्दी से बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो हाँ अभी थोड़ा सा चीजें हैं जो हमें देखनी है। ओके ठीक है, चलो रेडी है सभी प्यारे बच्चे, रेडी हैं, नो दिक्कत नो परेशानी। आज हम ज्योग्राफी करने वाले हैं, ज्योग्राफी की बहुत ही बेहतरीन से जो है क्लासेस हम लोग देखेंगे और इवेंचुअली आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, शुरू करें क्लास को। चलो तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी और उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने बोर्ड पर यहाँ पर आपके लिए लगाई हुई है और वो इन्फॉर्मेशन यही है कि हमारा बेहतरीन सा बैच आप सभी प्यारे बच्चों के लिए यहाँ पर है जिसको पेपर 1 की तैयारी करनी है, पेपर 2 और अगर दोनों की करनी है तो सारी डिटेल्स एंड बेहतरीन टीचर्स की टीम है। बाकी यहाँ पर आप जो है सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है हम कब लाइव आ रहे हैं, कब क्या चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। और फिर से आज यही चीज बोलेंगे कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो पेपर 1 आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर और सिंपल भाषा में यही बात रहेगी कि स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर पेपर की तैयारी करने से नहीं बल्कि पेपर 2 को करने से पेपर 1 जरूर निकल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली क्लासेस की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल करेंगे जल्दी से सभी प्यारे बच्चे। चलो पहला क्लास जो पहला सवाल का पहली क्लास का पहला सवाल जल्दी से करो फटाफट से। ये लो तुम्हारे लिए प्रश्न जो है हम ले आए, कहां से आए सवाल सब कुछ बताएंगे, करो भाई जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विंड्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ताजा ताजा गर्मा गर्म सवाल है, एकदम बिल्कुल जलेबी जैसा सीधा लग रहा है देखने से तो। ठीक है, चलिए बेटांशु बेटा आंसर करेंगे फटाफट से। A wind is named after the direction to it which it blows, या फिर आपसे पूछा है the wind blowing from the west is called westerly, और पूछा है कि जो हमारी मौसमी पवनें होती हैं वो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट से। What do you think should be the answer? मैम डी होना चाहिए। तीनों ही कथन जो हैं, जो तीनों ही यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं वो तीनों ही सही हैं। आइए एक बार इसको समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगर हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझें तो हमारा ये जो चैप्टर है अगर हम इसको यहाँ पर समझे तो आपको समझना होगा कि जो हवाएं होती हैं उसको हमारी एनसीईआरटी 3 टाइप में बांटती है। हमारी एनसीईआरटी का ये क्लास 7th का चैप्टर है, ध्यान से सुनना, बाद में लिखेंगे जब इसको जूम आउट करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये
ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास तीन प्रकार की हवा है। सातवीं क्लास का चैप्टर है एयर। विंड या तो परमानेंट होती है, सीजनल होती है और लोकल होती है। लोकल यानी कि जो लू वगैरह होती है ये हमारे जो लोकल एरिया में अब लू पूरे भारत में नहीं चलती है, लू एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है, जैसे कि उत्तरी भारत में आपको लू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो हवाएं होती हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती हैं और वो सीजन के साथ उस हवाओं का रुख भी बदल लेती हैं। ये हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, क्लास की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा कुछ और भी बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही है? हाँ, ये इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, बताते हैं इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट होता है एनसीईआरटी से लिया हुआ, तो इसमें बहुत बार ना जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। लेकिन हम तो है ना तुम्हें यहाँ समझाने के लिए सारी बातें। तो हमारे पास ना तीन प्रकार की विंड होती है। तो हमसे सवाल पूछा था कि जो हवा है उसका नाम उसकी डायरेक्शन पर, वो किस दिशा में बह रही है उसके नाम पर उसका नामकरण होता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि कोई भी हवा जो होती है उसका नाम उसकी डायरेक्शन पर होता है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्ली की बात करें जो कि मैम हमारे कहां से पश्चिमी तरीके से उड़ रही चल रही होगी, और अगर हम ईस्टर्ली की बात करें तो वो हमारे ईस्टर जो है यहाँ पर ईस्टर्ली वाले एरिया से चल रही होती है। और तीसरी हमारी यहाँ पर एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि जो मौसमी पवनें होती हैं वो अपना डायरेक्शन बदल लेती हैं मौसम के हिसाब से। ये हमारी स्टेटमेंट यहां पर क्लियरली लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर हम लोगों को ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि विंड क्या होती है। अब देखो ध्यान से सुनना जो समझा रहे हैं। ठीक है, इसका सटीक जवाब ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। ये है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं ये है हमारा प्यारा सा भारत। और अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर कोई भी हवा भारत में इस प्रकार से एंटर कर रही है तो क्या हम उसको ईस्टर्ली कह सकते हैं? एब्सोल्युटली यस मैम, हम उसको ईस्टर्ली कह सकते हैं। लेकिन अब दो चीजें समझेंगे, दो चीजें बहुत ध्यान से समझेंगे। एक होता है प्रेशर। अब ये जो हवाएं होती हैं ये प्रेशर की वजह से चलती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास हाई प्रेशर, अभी आने वाले क्वेश्चन भी आएंगे इसके हाई प्रेशर, और एक होता है लो प्रेशर। अभी दोनों में क्या कमी है और इसको आप कैसे देख सकते हो ये हम समझेंगे। अगर अभी तुम्हारे पास, अगर अभी जहां पर तुम बैठे हो और अगर तुम खिड़की से या बाहर देख रहे हो तो समझ जाना कि अगर आसमान साफ है और आपको बिल्कुल क्लीन आसमान दिख रहा है, बिल्कुल मौसम में कुछ चिपचिपापन फील नहीं हो रहा है, तो समझ जाना प्रेशर हमेशा हाई होता है। जब आसमान बिल्कुल क्लीन हो, ऊपर क्लियर बादल हो, तो समझ जाना कि आसमान का जो जो हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का, वो हाई है। लेकिन अगर आपको बहुत चिपचिपा फील हो रहा है, सूरज की रोशनी आप तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कत परेशानी में महसूस हो रही है, तो समझ जाना जो आर्द्रता, जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो बहुत ज्यादा लो होता है। अब होता ये है क्योंकि धरती भी मूव कर रही है और धरती पर एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं कोरोलिसिस फोर्स। जैसे भी धरती मूव करती है वैसे ही ये हाई प्रेशर लो प्रेशर के पास हमेशा जाता है। ये हवाएं हैं, हाई प्रेशर से जो आसमान साफ है उसमें हवा तेज चलेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन जब यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि किसी मौसम में लो प्रेशर है तो ये जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर के पास जाएगी, वहां पर बारिश भी करेगी। ठीक है, इतनी बातें सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई। तो यहां पर विंड का यही कंसेप्ट है, अभी आने वाले उसमें आपको सवाल दिखेगा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया को विंड कहते हैं, और ये हमारा डायरेक्शन पर ही डिपेंड करती है। आने वाला भी सवाल आएगा, अगर किसी का भी गलत हुआ तो फिर बताएंगे तुमको। ठीक है, तो यहां पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है और उसी को ही हम हवा कहते हैं। अब हवा या तो परमानेंट होती है जैसे कि वेस्टर्ली ईस्टर्ली परमानेंट है, और एक कॉन्स्टेंटली एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में देखने को मिल भी जाएगा। फिर कुछ सीजनल विंड्स होती हैं और कुछ लोकल विंड्स होती है। सीजनल यानी कि आपको पता है गर्मियों में गर्म हवा चलेगी और सर्दियों में ठंडी हवा चलेगी, सीजनल है। लेकिन जो लोकल हवाएं हैं, लू हो गया, लू हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, तो लू एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलती है हमको। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये तीनों ही सवाल बिल्कुल करेक्ट है और तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है।
इसने हमारे सेशन में नजर लगाई है आज। पहले हमारी को इतनी ज्यादा खांसी आ रही है, फिर हमारा ऑडियो माइक ऑफ हो गया और हम सुबह से क्लास ले रहे हैं, एक भी दिक्कत परेशानी नहीं आई। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो, तो बेसिकली हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, विंड अपनी डायरेक्शन में बह रही है वेस्टर्ली, अगर वेस्ट से बह रही तो वेस्टर्ली, ईस्ट से बह रही तो ईस्टर्ली। यही हवाएं होती है बेटा जो हमारे यहाँ पर मानसून भी लेके आती है। कोई बच्चा है हमारी क्लास में जो हमें ये बता सकता है कि भारत में मानसून कैसे आता है? एनीबडी इन आवर क्लास जो कि मुझे ये बता सकता है कि हमारे भारत में मानसून कौन सी हवाएं लेके आती है? पता है तुम लोगों को हमारे भारत में मानसून कैसे आता है? ध्यान से सुनना, ठीक है? पूरी कहानी समझाएंगे बहुत मस्त तरीके से। अब मानसून जो है एक ऐसा शब्द है जो अरबी लोग हमारे को देखे गए कि अच्छा भारत का जो मौसम है वो मानसून टाइप है, ठीक है? हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। किसने ये आंसर दिया है? मोहम्मद राजी, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हमारा भारत है यहाँ पर स्थित, और इस भारत पर जब हमारी गर्मियां हो रही होती है तो गर्मियां मतलब लो प्रेशर, अगर हाई प्रेशर मतलब साफ आसमान, तो यहाँ पर भारत में लगभग लो प्रेशर रहता है, ठीक है? और लो प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ आता है, ये भी याद रखना। और अगर तुम लोगों को लो प्रेशर को दर्शाना है ना, लो प्रेशर कैसा दिखता है, तो मान लो कि ये हमारा वायुमंडल है और इसमें बहुत ज्यादा जो है कण फैल गए हैं, कि पानी के कण हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो ये बहुत ज्यादा जो है आपको लो प्रेशर कुछ इस प्रकार से चिपचिपा सा, साफ मौसम नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला सा दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है आपका एक मेडागास्कर आइलैंड, थोड़ा नीचे है, ठीक है? यहाँ पर है एक मेडागास्कर आइलैंड, एक आइलैंड यहाँ पर है जिसको हम लोग कहते हैं मेडागास्कर। इस आइलैंड से हाई प्रेशर ऊपर उठता है, क्योंकि वो हाई है तो वो ऊपर उठता है। जो चीज भारी होती है वो नीचे को झुक जाती है ना, तो जो हाई है वो ऊपर उठ गया, और जब वो ऊपर उठा तो बादल बने, और जब बादल बने तो बादल यहाँ पर भारत की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब वो भारत की तरफ मूव करते हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन से यहाँ पर जो है मूव करते हैं? वो है यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। साउथ वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन होती है, इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, जो सबसे पहले केरला के तट को जून के पहले हफ्ते में टच कर देती है। इसको कहते हैं यहाँ पर पश्चिम, जो है यहाँ पर दिशा आपको देखने को मिल रही है, जो कि हमारी क्या होती है, जो कि हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। और दक्षिण, इसको बहुत बार हिंदी में क्या कहते हैं? पश्चिमी दक्षिण मानसून भी कहते हैं। लेकिन जो है हमारे पास और भी एक तरीके का मानसून होता है जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, और वो जो अभी हमने हवा देखी ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई, वो भारत के तमिलनाडु वाले हिस्से में वर्षा करती है, बारिश करती है सर्दियों में। लेकिन भारत में अधिकतम 80% से भी ज्यादा बारिश यही करती है। तो यही वो डायरेक्शन है हवाओं की जो बारिश करती है। बादल यहाँ क्यों चल के आएंगे? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है और हवाएं उसको हमारी तरफ खींच के ले आती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों उठेगी, तो ध्यान रखना बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, और एसएसटी अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाना बहुत बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है। जब भी मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो और आप अपनी कोई भी चीज यहाँ पर फेंकना चाहते हैं, तो वो हमेशा कभी भी सीधा डायरेक्शन में नहीं गिरती है, बल्कि मैम हम वो देखते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती है। अगर हम यहाँ पर खड़े हो तुम, यानी कि नॉर्थ शेप में खड़े हो, और अगर आप कुछ चीज नीचे फेंकोगे तो वो अलग डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि मैम हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हो तो वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो ये डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये हवा चल के आती है और भारत में बहुत ही ज्यादा बारिश करती है, जिसके लिए आयुर्वेद के टाइम पर वैदिक काल में यज्ञ भी किए जाते थे, ठीक है? तो ये पूरी कहानी है जो आपको आगे आने वाले सेशन में देखने को मिलेगी। बट लेकिन हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। बहुत डिटेल में समझा दिए पूरा चैप्टर, ये 2-3 चैप्टर एक साथ कर दिए। चलो इसके बाद यहाँ पर लिख लो, ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर है, क्लास 7वीं का चैप्टर है एयर। और 2022 में, यानी कि जो हमारा 2022 का जो चैप्टर था, जो हमारा सीटेट था, उसमें से लगभग 7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ गए थे, 7 क्वेश्चन। कैन यू इमेजिन? चलो तो अब अगला सवाल करते हैं, बिना समय को गवाए जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। अब प्रेशर देखना, मैंने बोला था आपके बहुत सारे सवाल इसी जितना समझाया उसी से निकल जाएंगे, ठीक है? सोनिया बेटा दिस इज फॉर पेपर 2, बट ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्लियर पेपर 1 एज वेल। चलो बताओ, ठीक है? हिमांशु बेटा थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है बस, बाकी हो जाएगा। 88 तक आ रहे हैं तो उसको 100 बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कमियों को और अपनी खामियों को देखना है बस, ठीक है? चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर प्रेशर। बहुत सुंदर सवाल है और आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है? अब जल्दी से बताओ, चांद पर वायु नहीं है अथवा वहां वायु द्वाब ही नहीं है, ठीक है? वायुमंडल में वायु द्वाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बताओ भाई आंसर क्या होगा? हमें तो नहीं पता,
आप बताओ आंसर क्या होगा, कर लोगे? वेरी गुड दीपांशु बेटा, बहुत बढ़िया। नवीन, एंजल, नवाज, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले तो हम क्या कह सकते हैं कि चांद पर वायु नहीं है और इसीलिए वहां पर एयर प्रेशर भी नहीं मिलता है। क्या हम ये कह सकते हैं हमें किसी ने बताया कि मून पर हवा चल रही है? फटाफट से बताओ, डिड एनीबडी टेल अस दैट मून हैज नो एयर? हमें पता है क्या? इसलिए वहां पर कोई एयर प्रेशर नहीं है, इसलिए वहां पर लाइफ जो है नहीं बनाई जा सकती। या फिर आपको ये लगता है कि किसी भी टेम्परेचर में अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो वो अपने प्रेशर की वजह से आ रही है? ऑब्वियसली बिल्कुल सच बात है। कैसे बोलोगे? अगर हिमाचल में घूमने जा रहे हो, उत्तराखंड में घूमने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो टेम्परेचर अलग है तो प्रेशर भी अलग होगा। बिल्कुल सही बात है। जितना क्लीन आसमान उतना कम टेम्परेचर, जितना जो है घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ है ना, आर्द्रता से, ह्यूमिडिटी से घिरा हुआ, उतना ज्यादा लो प्रेशर। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है और ये तो मैंने अभी आपको समझाया। एनसीईआरटी की सीधी डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ जाती है, जो ऊंची है वो नीचे आने के हमेशा क्या करती है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम समझाते हैं। जब तुम्हारी जेब पैसों से भरी होती है ना, जब तुम्हारे पास हाई पैसा हो, बहुत मोटा पैसा हो, तो तुम उसको खर्च करने के लिए दौड़ते हो। तो सेम ये भी अपना जो है हाई, इसके पास प्रेशर है तो ये लो प्रेशर की तरफ अपनी जो चीज है उसको खर्च करने जाती है और वहां पर फिर बारिश भी होती है। ठीक है, तो ये तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन कितने बच्चों को ए सही लगता है वो बताएंगे जल्दी से। कहां से सवाल आया हुआ है? कहां से सवाल आया हुआ है? अगेन मैंने आपको बोला था सेम वही चैप्टर है, एयर प्रेशर का पूरा दिया हुआ है। पढ़ दे तुम्हारे लिए, हिंदी में बता दे, है ना। 1 करोड़ का सवाल है, बिल्कुल हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए, हिंदी में समझा देते हैं। एयर प्रेशर देखो क्या होता है। आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे अगर हम तुम्हें ये बताने लगे कि ये तुम्हें फील भी कर सकते हो एयर प्रेशर। एयर प्रेशर डिफाइन होता है एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। जितनी हवा भारी होगी उसका जो बल होगा वो अर्थ के सरफेस पर फील किया जा सकता है। देयर द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द हाइट। एयर प्रेशर हमारे समुद्री लेवल तक बहुत हाई होता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो वो कम हो जाता है। ठीक है, horizontally the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place। वो तापमान पर ही निर्भर करता है। अगर तापमान 20 डिग्री है तो लगभग एयर प्रेशर बहुत कम है, लेकिन अगर तापमान 40 डिग्री तो एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं मुंबई में इसीलिए सारी चीजें हमें क्या है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर हम लोगों को देखने को मिलता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ऊपर हवा उठ जाती है और ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। लो प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा क्लाउडी स्काई होते हैं और नमी वाला वेदर होता है। ठीक है, ये पूरी बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा है कि जब ठंडा होता है तो आसमान क्लियर होता है और एकदम आपको जो सूरज की रोशनी है वो चमचमाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर ये आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सीधा पेपर में उठा के दिया हुआ है। उसके बाद विंड के बारे में वही, ठीक है, और फिर दोबारा लिखा है द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो भारी चीज है वो हमेशा लो के पास जाएगी और फिर वहां पर बारिश करेगी। ठीक है, हाई प्रेशर अपने साथ बहुत नमी लेके आता है, क्योंकि उसकी नमी तो ऊपर उठ गई ना, नीचे का आसमान बिल्कुल क्लियर है। तो अब बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। डेफिनेटली मैम ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि मून के पास कोई एयर नहीं, इसलिए उसके पास कोई एयर प्रेशर नहीं, क्योंकि अगर एयर नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बोला है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारी क्लास 7 से ही बहुत सारे सवाल हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे फटाफट से, कोई दिक्कत परेशानी बचा? चलो, तो तीनों ही सवाल बिल्कुल जो है स्टेटमेंट गिवन है। किसी भी एक भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, एक भी परेशानी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जो भी हाई चीजें होगी वो हमेशा लो की तरफ जाएगी और जब वो लो की तरफ जाएगी तो फिर वहां पर बारिश होगी। ठीक है, और वो ये चीज चलती रहती है। इट इज नथिंग लाइक ये आज हो रही कर नहीं, ये जब हम अभी बैठे हैं अभी भी चल रही। हम तो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, आज अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ये अभी भी पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको चलते हुए नजर आएगा। चलिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आपके लिए प्रूफ भी डाल दिया। सेम वही चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। और आई प्रॉमिस 2-3 सवाल तो सीधा इसी चैप्टर से आ जाएंगे। भले ही आपको लग रहा होगा कि 7वीं क्लास के बच्चे को क्या ही, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कौन सा चैप्टर है? क्लास 7 का चैप्टर है एयर। ठीक है, लिख लेना गूगल पे क्लास 7 एयर चैप्टर एनसीईआरटी, डाउनलोड करके इसको पढ़ना। जो नहीं समझ में आएगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, फटाफट से करो। थोड़ा एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, है ना। ठीक है काशी बेटा, बहुत बढ़िया।
चलो जल्दी से करते हैं सवाल को। सवाल ही थोड़ा नीचे तक डूब गया है भैया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिख रहा है तुम लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं देखने में? दिख रहा है ना? काजल बेटा तैयारी तो चल रही है डेली क्लासेस की, लेकिन हो जाएगी डेली भी, चिंता परेशानी मत करो। मैंने तुम्हें बोला है कि अब तुम्हें चिंता परेशानी नहीं करनी है, नहीं करनी है चिंता परेशानी, उसके लिए हम हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो बताओ। मैम डी जो है लग रहा है। चलो बहुत सुंदर सा सवाल है, और हम लोगों को इसकी पिक्चर दिखाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आया। ठीक है, जल्दी से बताओ। चलो वेरी गुड, पूजा, दीपांशी, सुमन, निखिल, रुखसाना, अनिता, बहुत बढ़िया। चलो बेटा सबसे पहले करते हैं नीचे दिए गए कथनों ABCD को पढ़ें। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। अच्छा, मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपारदान कम हो जाती है। इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा वरना हिंदी कुछ ज्यादा ही हैवी हो गई है ना। Plowing parallel to the contours of a hill slope is called mulching. Mulching helps to retain soil moisture. Through terrace farming, soil erosion is reduced in steep slopes. क्या कह रहा है? कहना क्या चाहते हो? चल कोई बात नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे, पहले प्रूफ नहीं दिखाएंगे, पहले ये दिखाएंगे। सुंदर सा वादियों में अपना नौकरी लेके इधर घूमने जाएंगे, मस्त है ना। इमेजिन करो, वाओ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इधर बैठ के खाना पीना है। अब इनमें से गैस करते हैं जो हमारे को ऑप्शन में दी हुई है चीजें। तो आपको क्या लगता है इनमें से टेरेस कल्टीवेशन कौन सी होगी? टेरेस कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? ये ए है, ये बी है, और ये भाई साहब है सी। चलो अब ये क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मैम सुनो हमारी बात, ये इसलिए करा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास और काम नहीं है करने के लिए। ठीक है, हमारे पास बहुत काम है करने के लिए, लेकिन इससे जरूरी काम है कि हमारा पेट टाइम से भरता रहे। और पेट टाइम से जब भरेगा इतनी जनसंख्या का, कि जब यहाँ पर आप लोगों को जो है बढ़िया खाना पीने का इस्तेमाल मिलेगा चीजें। और वो बात खाना पीना कहाँ होता है? सॉइल पर। और सॉइल भाई साहब एक ऐसा पदार्थ है जिसको बनने में ही मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का भी बनने में हजारों साल लगते हैं, है ना। और नई बात लग रही है, अरे हम तो आज गए थे, कल मिट्टी बनी हुई थी, हमने तो देखा नहीं। ऐसे नहीं होता। ये जो मिट्टी जो इसको तुम ऐसे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कोई नहीं, मिट्टी तो है, इसको बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं। तो इसको बचाने के लिए अभी हमें कुछ कुछ करने पड़ते हैं, नए नए तरीके हमें बच्चों को भी बताने पड़ते हैं। बच्चों को नहीं बताएंगे तो फ्यूचर बर्बाद कर देंगे ना, देश का भविष्य बर्बाद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा फैक्टर है, इसे कहते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। क्या कहते हैं? कॉन्टोर प्लोइंग कहते हैं। अब प्लोइंग तो सबको पता ही होगा कि एक तरीके से जोतना जो होता है, खेती जो करी जाती है। अब आप बोलोगे कि मैम सीधे सीधे ही कर लेना, टाइम भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। नहीं, हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से तो जिगजैग चीजें बनाई जाती है, इससे पानी मेंटेन रहता है, इससे सॉइल इरोजन नहीं होता, और ज्यादातर जगहों पर ताकि पानी बचा रहे, पानी में फसल खराब ना हो, बहुत ज्यादा सॉइल बेचारी बर्बाद ना हो जाए और किसानों का नुकसान ना हो, तो ऐसी कॉन्टोर प्लोइंग की जाती है। ये जो कॉन्टोर शब्द है ना, मेकअप अगर आप लोग करते हो तो मेकअप में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। जब कोई अपनी नाक को बहुत तीखी दिखाना चाहता है, अपने गालों को एकदम बिल्कुल ऐसे कैंची से ऐसे जीरो फिगर दिखाना चाहते हैं, तो कॉन्टोर मतलब होता है किसी चीज को शेप देके उसकी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज कर देना। हमें क्या फायदा होता है इससे? हम इससे जो मिट्टी का मृदा है उसको बचाव करते हैं। आपको पता है ना, हमारे को जो ऊपर वाली लेयर होती है सिर्फ वही जरूरी होती है, नीचे तो फिर बाकी रॉक्स ही है। अब बात करते हैं इसकी, ये होती है टेरेस फार्मिंग। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा टेरेस फार्मिंग। और इसके करने से यहाँ पर क्या होता है, इसको करने से यहाँ पर क्या होता है, इसको करने से वाटर रिटेन कर पाते हैं हम। ध्यान से सुनना, अगर आप ये फोटो देख पा रहे हो बहुत क्लियरली, तो यहाँ पर ना आपको एक सीढ़ीदार जो है चीजें दिखेंगी। तो अगर पानी ऐसे होता तो पानी तो एकदम चला जाता, और हमें रोकना भी नहीं है पानी, और यहाँ पर पानी भी दिख रहा होगा अगर जूम करके देख पा रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो पानी की स्पीड जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, शायद हमने उसको ऐसे करने से 60 या 50 तक उसको खींच के लाए होंगे, और हमारी फसल को जो रिक्वायर पानी की जरूरत होगी वो उसको मिल जाएगी। तो ये तरीके किए जाते हैं, और मिट्टी भी जो है उसके साथ नहीं जाएगी, है ना। मान लीजिए मैंने इस जो है ढलान पर मान लो ये टिश्यू पेपर रखा हुआ है ना, ये टिश्यू पेपर, और ऊपर से बहुत तेजी से पानी, तो टिश्यू पेपर तो इधर चला जाएगा। लेकिन मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा ऐसे कुछ कर दिया और पानी आया, और टिश्यू पेपर धीरे 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 धीरे, यानी कि सॉइल है ये, और ये धीरे धीरे सबसे मिलके जाएगी, दोस्ती करके जाएगी, अरे तुझे भी दे देती हूँ, तुझे भी प्रोडक्शन दे देती हूँ, बस यही पूरा
समझ में आई बात है? तो अदरवाइज ये क्या है, यहां से ऐसे पूरा गिर जाएगा, देखो गिर गया ना। लेकिन अब अगर हम इसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो ये ऊपर ही रहेगा, बस इतना ही तो चाहिए। अब बताओ ये क्या होता होगा, ये जो बचा कुचा है वो है मल्चिंग। अब ये होती है मल्चिंग, और मल्चिंग को हिंदी में भी मल्चिंग कहते हैं बेटा, हिंदी में भी इसको मल्चिंग ही कहते हैं। अब ये मल्चिंग भी इसी का प्रकार है, जहां पर कुछ चीज उठा के जो प्रोडक्शन करी जा रही है, इससे ये वाली मिट्टी सेव हो जाती है, और नीचे ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म, जो केचुए वेचुए से होते हैं, उनका भी जन्म हो जाता है, जो हमस वगैरह क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली जो तीनों चीजें करे जा रही है, मृदा के लिए ही करी जा रही है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं। अब हम पहले बताएंगे कहां से आया है सब कुछ, चलो बता ही देते हैं, अब तुमसे भी क्या क्या ही छुपाना। यहां पर देख लो, ये पूरा दिया हुआ है हमारा जो चैप्टर है, ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, क्लास 8 का, लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10 में फिर से आता है एक और। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर है क्लास 8 का, और इसमें देखो यहां पर दिया हुआ है मल्चिंग, और यहां पर दिया हुआ है कॉन्टोर बैरियर्स और रॉक डैम्स। चलो इनको एक बार करते हैं। ठीक है, अगर हम मल्चिंग की बात करें तो ध्यान से सुनना। द बैकग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मेटल लाइक स्ट्रॉ, जो घास फूस होती है। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का जो नमी है उसको बचाने के लिए, और बहुत सारे केंचुए पैदा हो जाएं ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करे, और वो एक तरीके से आपको घास फूस के ऊपर रखा हुआ नजर आएगा। और यहीं पर कॉन्टोर बैरियर कैसे होता है कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक कॉन्टोर फ्लोइंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी सॉइल को क्या है, डिग्रेडेशन और उसको बचाव, डिग्रेडेशन से बचाते हैं, और ऑब्वियसली उसका बचाव भी करते हैं। तो यही हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हमारा टेरेस फार्मिंग दिया हुआ है। लेकिन अब बताओ, आपको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है पूरे में? बताओ अब, है ना, बहुत बढ़िया कंचन बेटा। टेरेस फार्मिंग सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल का जो मिटाव हो रहा है वो हमारे स्टीप स्लोप पर रिड्यूस कर देती है। ऐसे था गिर जाएगा, ऐसे करोगे तो धीरे धीरे गिरेगा, गिरेगा जरूर क्योंकि पानी आएगा। ठीक है, बारिश को नहीं रोक सकते हम लोग, इतने भी पावरफुल नहीं हुए हैं कि बारिश को ही रोकते हैं। ठीक है, अब मल्चिंग हेल्प करता है सॉइल मॉइस्चर को, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिखा है, ये भी सवाल सही है। लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा खेला हुआ है। अगर हम फ्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर, जो हमने जू 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 करके फ्लोइंग के बनाए हैं, इसको मल्चिंग नहीं कहते, इसको कॉन्टोर फ्लोइंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है। एक छोटू सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है चेंज करिए, और वो है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है सॉइल का मॉइस्चर बढ़ाना और न्यू ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर जन्म देना। ठीक है, बस यही होता है, और इसलिए हमारा बी और सी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चे कह रहे हैं वो करेक्ट है। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको यहाँ पर पूरा दिखा दिया है कि ये कहां से आया है। क्लास 8 का चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ओके, चलो तो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है ये हमारा सवाल। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, करो जल्दी से। बी हो जाएगा, समझ में आ भी रहा है ना। एक चैप्टर से जितने मेजरली कंसेप्ट है वो हमारे पूरे हो रहे हैं। तो खुद सोचो कि अगर हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो साथ साथ 15 हम लोग चैप्टर और टॉपिक्स भी क्लियर कर रहे हैं। और कल मैंने एक बच्ची को कमेंट पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, दैट शी सेड कि मैम हम आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ 4 चीजें नहीं जान लेते। वही तो मेन चीज है प्रीवियस ईयर करने की, कि भैया एक तो हमें पता है आंसर है, 3 भी तो पता होने चाहिए कि उनको क्या है, उनको क्या करना है ना। चलो ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यूनिवर्स बहुत सारे मिलियन ऑफ गैलेक्सीज से बना है। अच्छा, हमें तो बताया ही नहीं किसी ने। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी जो है वो, उसमें बहुत सारे तारे मिलते हैं, बादल और गैसों की एक प्रणाली है। पता है आप लोगों को ये बात? हम लोगों को क्या कह रहा है? तो अच्छा, ए बी दोनों सही है, ए और बी दोनों ही गलत है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। अच्छा जल्दी से आंसर करो पहले, फिर हम आपको समझाते हैं। किस किस बच्चे को वॉइस इशू हो रहा है बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो। देखो ये है, हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ना एक बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, एक बहुत बड़ी दुनिया है। भारत, अरे नहीं भाई, भारत से बाहर आ जाओ। अभी भारत से बाहर आ जाओगे ना तो एक बात बताओ, ये है हमारी बहुत ही बड़ी दुनिया। ये क्या है? ये हमारा अर्थ मत समझ लेना, इसकी है हमारी बहुत बड़ी दुनिया। ठीक है, इस बहुत बड़ी दुनिया में और भी बहुत सारी, इस पूरी दुनिया को कहते हैं यूनिवर्स। समझ गए? ये जो पूरी है ये है यूनिवर्स। इसके अंदर
इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, जिसको हम अभी ऑब्वियसली मिलियंस तो नहीं बना सकते, तो यहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इस यूनिवर्स के अंदर मिलती है। ठीक है, समझ गए तुम? थोड़ा जो है अपनी वाली अच्छे से बनाएंगे, बाकी सबके हमें क्या टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये क्या है, इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी मिलती है। इस गैलेक्सी में आइए चलते हैं जहां हम रहते हैं, वो है प्यारी सी मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सौरमंडल मिलता है, और सौरमंडल के अंदर बहुत सारे ग्रह मिलते हैं, और उस ग्रह में से पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं। कैन यू इमेजिन? द होल वर्ल्ड इज सो ह्यूज। समझ में भी आ रहा है यहां पर या नहीं? ठीक है, तो इस गैलेक्सी को कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। ये बाकी भी गैलेक्सी हैं, लेकिन दीज गैलेक्सीज का हमें कोई लेना देना नहीं है। इस गैलेक्सी में हम रहते हैं, और इस गैलेक्सी में ही सौर मंडल सोलर सिस्टम मिलता है, और उस सोलर सिस्टम में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारा डस्ट है, चट्टाने हैं, गैसेस हैं, लेकिन अपने को भैया पृथ्वी पर जीवन मिला हुआ है। इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ ऐसा एकमात्र जो है ग्रह है जिस पर जिंदगी है। ठीक है, खिचड़ी पकी हुई हमारे यूनिवर्स में। जब भी देखोगे ना कभी यूनिवर्स कैसा दिखता है, तो बस क्या ही बताएं। ठीक है, तो इस जो है मिल्की गैलेक्सी में ह्यूमन बींग्स में जो है सन, फिर यहाँ पर जो है मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ में हम लोग रहते हैं। बस यही कहानी थी, तो आपसे यही पूछा, आप बताओ। अरे भैया क्वेश्चन नहीं दिखाना था। ठीक है, अब जल्दी से बताओ फटाफट से क्या होगा। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, एब्सोल्युटली यस। जो हमारे यूनिवर्स है वो हजारों लाखों ब्रह्मांड जो है वो बहुत सारी जो है अक्षांशों से बना हुआ है। ठीक है, आकाश गंगाओं से बना हुआ है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। गैसेस हैं क्या, बताओ जल्दी से। हाँ जी मैम, ऑब्वियसली। तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो जितने बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, पूरा सोलर सिस्टम ही समझा दिए हैं, क्लास 12 तक ये कंसेप्ट जाता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, मस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो क्या होगा? इफ वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द डैश। ठीक है, हाँ जी अथर बेटा, क्लाउड्स होते हैं। यस डेफिनेटली देयर आर क्लाउड्स, है ना, क्लाउड्स है, बिल्कुल डस्ट पार्टिकल से बने हुए क्लाउड्स हैं। तो बादल है, वर्षा हो रही है, रुक ही नहीं रही है। ठीक है, चलो ओके, लास्ट में बातें करेंगे, लास्ट में भी पढ़ते हैं मस्त तरीके से। चलो बताओ, पहले तो आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड मतलब जो लेटी हुई है, और जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड, जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा सवाल हमको कह रहा है कि एक पृथ्वी बनाई जाए, और जब हम पृथ्वी बनाएंगे तो आप लोगों को समझना होगा कि हमने पृथ्वी बनाई, ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है बेटा? ये है पृथ्वी, ये है अर्थ। अब हमने जब अर्थ बनाई दिया है तो हम इसको क्या करेंगे? 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस 2 हिस्सों को डिवाइड करने वाली लाइन को कौन बच्चा बताएगा क्या कहते हैं? ये 0 डिग्री पर होती है, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से बताओ क्या कहते हैं इसको, जो 0 डिग्री पर हमारे को बताती है और कहती है कि अर्थ के 2 हिस्से कर दो। क्यों कर दे भाई हम अर्थ के 2 हिस्से? अरे पढ़ने में सही लगेगा, बच्चों को समझाने में सही लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर अथर्व ने आंसर दिया, अंजलि, सुमन बेटा बहुत बढ़िया, निर्मला, इसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेटर। बात तो सही है, आप क्या समझाना चाहते हो? हमें कहता है कि इक्वेटर से दूर जाओ, कह रहा है कि इक्वेटर से दूर चले जाओ। अच्छा चलो भाई चलते हैं, इक्वेटर से दूर चलते हैं, है ना। इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, अभी यहां पर थे, फिर यहां पर आ गए, और फिर पूरा घूम के इधर आ गए। अभी चलो इक्वेटर से दूर आए, क्या हम रियल में इक्वेटर से, भूमध्य से दूर आए? बताओ कितने बजे से बताएंगे कि क्या हम सच में दूर आए इक्वेटर से? कहाँ आए? दूर नहीं आए ना, अभी भी इक्वेटर पे, पहले भी इक्वेटर पे। अरे ऐसे नहीं जाना है, यहां से इक्वेटर से दूर जाना है बेटा, यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, और यहां पहुंचना है। तो बताओ जल्दी से अब। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात नहीं हो रही है, अपने को ऊपर जाना है। अब जरूर दूर चलेगा, है ना, पोल्स पर जाना है। वेरी गुड। तो जब हम ऊपर गए तो हम इन भाई साहब को यहां से हटा देते हैं, और इन 2 भाई साहब को भी हटा देते हैं, पर इन भाई साहब को नहीं हटाएंगे। तो लेकिन मैम जब हम इक्वेटर से या तो यहाँ या तो नीचे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं कि ऊपर ही क्यों गए, वो ज्यादा आसान लग रहा था बनाना। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो जो हम भूमध्य रेखा से जब ऊपर जाते हैं तो अब हम इक्वेटर से दूरी पर हो गए। अब हमसे क्या पूछा है? अब आ गया ना मस्त समझ में, देखा यही तो होती है भाई, ज्योग्राफी बहुत ब्यूटीफुल है। अब हमसे पूछा है कि लैटिट्यूड है,
ठीक है, लॉन्गिट्यूड नहीं हो सकता, लॉन्गिट्यूड ऐसे होता अगर ऐसे कोई जा रहा होता, ठीक है, लेकिन अपने को तो ऊपर गए, यानी कि मैम यहाँ पर लैटिट्यूड का रोल है, लॉन्गिट्यूड का नहीं है। तो अब हम बनाते हैं कुछ लैटिट्यूड तुम्हारे लिए। तो लैटिट्यूड यहाँ पर क्या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, बताओ तुम लोग जल्दी से। ये हमारी लैटिट्यूड है, तो ये जो लैटिट्यूड है क्या ये जो है डिक्रीज हुई, पहले बड़ी थी, छोटी 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 होती गई, और एक तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से गोल होती है। बताओ अब जल्दी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। बेटा जब हम पोल से नीचे आएंगे तो लैटिट्यूड इंक्रीज हो रही है, हर लेंथ बढ़ती जा रही है। मान लो कि 10 सेंटीमीटर थी, 11 हो गई, ये 12 हो गई, 13 हो गई, ये 14 हो गई, लेकिन जब हम ऊपर गए तो 9 और ये 8 हो गई। इस तरीके से एग्जाम्पल समझाया, कहीं इसको जो है सेंटीमीटर स्केल लेके आ रहे हो, मैम ने तो जो है गलत बोला, सेंटीमीटर ये तो ज्यादा है। तो याद रखना, बहुत बढ़िया आप लोगों को समझ आया है कि ये इंक्रीज जब होगी जब हम इक्वेटर के पास आएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी लेंथ, लेकिन मैम हमको तो दूर भेजा जा रहा है ना, तो यहाँ पर लैटिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, और ये हम लोगों को यहाँ पर बहुत मस्त तरीके से सवाल भी समझ आ गया। चलिए अगला सवाल करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करो, बहुत सुंदर सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, कुछ नया जो है खींचातानी नहीं है सवाल में, जल्दी से करेंगे, 2021 का ही सवाल है। आइडेंटिफाई द ओशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए। ये डीपेस्ट ओशन है, सबसे गहरा है ना। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू इट, इट इज सो बिग दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स कुड इजिली फिट इनटू इट। चलो बताओ, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एक फोटो देखनी है और आराम से कर देना है। ये हमारे ओशंस हैं, सबसे ऊपर मिलने वाला आर्टिक ओशन है, फिर है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर है सदर्न ओशन, यहाँ पर है जो है हमारा, अभी इसको नहीं करते, और ये हमारा इंडियन ओशन, और इसका नाम इंडियन ओशन हमारे इंडिया के रीजन से ही रखा गया, क्योंकि ज्यादातर बाउंड्री भारत किसके साथ शेयर होती है, तो इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन रख दिया गया। लेकिन दुनिया का सबसे डीपेस्ट और दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो समुद्र है, दैट इज पैसिफिक ओशन, जिसको कि कौन सा महासागर कहते हैं, जल्दी से बताएंगे, प्रशांत महासागर। जैसे बहुत लोगों का नाम भी प्रशांत रखा जाता है, तो वो बहुत गहरे होते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना। ठीक है, तो नो प्रशांत वाज हार्म व्हाइल स्टडीइंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डीपेस्ट ओशन है, इंटरनेशनल डेट लाइन इससे पास करती है, और इट इज सो बिग कि इसके अंदर सारे कॉन्टिनेंट्स भी फिट हो सकते हैं। इतना बड़ा ये बिल्कुल है ना, जो हमारा प्रशांत महासागर है उसकी तारीफ कितनी करें कि बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सबसे ज्यादा बड़ा दुनिया का, और इसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, यूरोप, एशिया, वेशिया, अफ्रीका, सब यहाँ पर इसमें फिट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एरिया इधर अमेरिका, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडिया सब डूब जाएंगे इसी प्रशांत महासागर में। लेकिन अभी हमें जिंदगी जीने दो भाई, अभी हमारी जिंदगी बहुत प्यारी है, ऐसे कैसे डूब जाएंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं, मस्त तरीके से करो भाई, जल्दी से अगला सवाल, अगला सवाल करेंगे। ठीक है इशिता बेटा, चलो जल्दी से करते हैं। गौरव, गजेंद्र कुमार, गजानंद, मनीषा बहुत बढ़िया बेटा। चलिए Now let's just do this question. Read the following. समताप मंडल के बारे में दिए गया तथा कथनों का सही विकल्प चुनाव करें। It provides most ideal condition flying aeroplanes. ये हवाई जहाज उड़ाने के सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। It is almost free from clouds and associated weather phenomena. यह है बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। देखो पता है क्या होता है, अगर तुम एरोप्लेन में बैठे और बहुत ही बारिश का मौसम बहुत खराब है, बहुत बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, तो आपको अनाउंसमेंट देंगे जो पायलट होते हैं, जो हवाई जहाज को उड़ाते हैं, पायलट ही होते हैं ना, तो उनको बोलेंगे अरे आज नहीं उड़ेगा, डिले हो जाएगा भैया, क्योंकि क्या आएगा, जब आप उड़ोगे जी तो आपका हवाई जहाज यूं हिलेगा, और फिर जब यूं हिलेगा तो तुम्हारा दिमाग भी हिल जाएगा, और तुम मौत को टक से छूकर वापस आओगे। इसको जो एरोप्लेन, जो मतलब जो एयरलाइंस की भाषा होता है, उसको इसमें टर्बुलेंस कहते हैं। और ये जो टर्बुलेंस होता है, ये इंसान की रूह कपा देता है कि भाई आज तो जिंदगी और मौत का खेल है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि जब जब हमारे एटमॉस्फेयर में साफ मौसम होगा तो एरोप्लेन मस्त जा रहा होगा, लेकिन बहुत बारिश हो रही होगी, बादल घने होंगे, बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे होंगे, तो बारिश में आपको आंधी तूफान हो रहा होगा, तो तभी एरोप्लेन नहीं उड़ाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि पूरे आसमान में थोड़ी बारिश हो रही होती है, एक लेयर ऐसी जाती है जहां पर बारिश का कोई फिनोमेना नहीं होता है, जहां पर कोई क्लाउड्स नहीं होता है, वेदर नहीं होता है। हाँ ऐसे भी होता है, हाँ और क्या, बिल्कुल क्या तुम्हें बिल्कुल एकदम एग्जॉस्ट फेयर से थोड़ी बारिश हो रही होती है।
चलो इसको समझते हैं बहुत मस्त तरीके से, आपके लिए प्रूफ डाल दिए। वैसे यहाँ पर हमारा क्लास 8 का चैप्टर है, उससे हमारा ये पूरा आया है, तो ये हम लोगों ने पूरा आप तुमको समझा दिया। अब देखो सुनो ध्यान से, जब जो जितना हमें दिख रहा है ना, हम यहाँ पर खड़े होकर आसमान को देख रहे हैं, अच्छा हम तो सूरज तक देख पा रहे हैं, हमें तो सब दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना, जो हमारी शुरुआती होती है ना, जो हमें दिख रहा होता है वो होती है ट्रोपोस्फेयर से। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की, ठीक है, वो हम लोगों को दिख रही होती है। और ज्यादातर जो फिनोमेना होते हैं, बारिश, वर्षा, मेघा, बादल, है ना, जो भी सब कुछ हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं, जो भी एक्सेट्रा, जो भी आप फील कर सकते हो वो इसी। इसके बाद तापमान भी चेंज हो जाता है ना, जितना भी मौसम से रिलेटेड घटना है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में हो रही होती है, जो कि पहली लेयर है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर। यही स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, इसी में ही ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन आपको पता है क्या होती है, अभी बताएंगे। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर मिलती है, थर्मोस्फेयर मिलती है और एक्सोस्फेयर मिलती है। एक्सोस्फेयर तक नहीं जा सकते, ठंड से कांप कांप के ही मर जाएंगे, ठीक है। अपने को यहाँ तक जाना थोड़ा सा अपन पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाना इसलिए है क्योंकि ज्यादातर बादल तो इधर ही खत्म, ऊपर आसमान साफ रहता है, ठीक है, ये कहानी होती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये ओजोन लेयर क्या होती है और ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों मिलती है। देखो हमारा अर्थ ना इस प्रकार से है, और हमारे अर्थ के सबसे पहली लेयर क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ह्यूमन बींग्स का सब निपट जाता है काम। लेकिन दूसरी जो लेयर शुरू होती है पृथ्वी के चारों तरफ, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक ओजोन की परत देखने को मिलती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो हमारे सन से यूवी रेडिएशन आ रही है ना, उसको यहाँ पर ज्यादातर आने नहीं देती है, उसको ब्लॉक कर देती है एक तरीके से। तो जितने भी ये, जिसको O3 कहता है ना बेसिकली, तो ये जितनी भी हवा जो है, सॉरी, जो यूवी रेडिएशन सन की आ रही है उससे बचा लेती है। लेकिन हो ये रहा है कि इंसानों ने इस ओजोन परत को मिटा दिया है। कैसे, क्योंकि मैम जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर रहे हैं उस पर, यानी कि नॉट भारत, ऑब्वियसली पृथ्वी के सतह पर ये डायरेक्टली एंटर कर रही है। और डायरेक्टली एंटर करे तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि सूरज की किरणें सीधा पहुंचना, मतलब सीधा देख लोगे ना तो मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है। स्किन रिलेटेड कैंसर हो गए हैं, बहुत सारे स्किन डिजीजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, शायद आपके एग्जाम में भी वो आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो यहाँ पर बेटा यही पूरा लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं आपके लिए। जो है ट्रोपोस्फेयर कहाँ मिलते हैं, जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। 50 किलोमीटर तक हाइट होती है इसकी। ये क्लाउड्स और वेदर फिनोमेना नहीं होते इसमें, ना कोई बादल होते, एकदम क्लीन आपको दिख भी रहा होगा फोटो में, यहाँ पर बादल दिख रहे होंगे, एनसीईआरटी उठा के देख लेना। उसके बाद ये क्या इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें एक ओजोन की लेयर है जो कि हमें बचाती है हार्मफुल सन की रेज से, जो हम प्रीवियसली 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर ये हम लोग कर लेंगे बाद में अगली क्लास में, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, लिख देते हैं आपको यहाँ पर, एनसीईआरटी का ही ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही यहाँ पर क्लास 8 का चैप्टर है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, ज्यादातर लगभग क्लास में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो अब ये बताओ जल्दी से, फटाफट से। बहुत बढ़िया बेटा, ध्रुवकांत द्विवेदी, बहुत बढ़िया। अरे किसी को नहीं चाहिए SST के नोट्स, खुद बनाएंगे, जिसको जो है सीटेट निकालना है। किसी के नोट से कोई मदद नहीं होती है, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तो पेपर में आंसर सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए ओके, आंसर करेंगे सभी बारे बच्चे। एक्टिविटी विच चेंजेस नेचुरल गुड्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर फॉर्म विद मोर वैल्यू टर्म है डैश सेक्टर, ठीक है। अभी सुनते हैं, पक्का प्रॉमिस, लास्ट में अभी जब हमारे सवाल हो जाएंगे तो आपकी बातें ही सुनेंगे, ठीक है। आज हम बातें ही सुनने आए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स चाहिए, ये सब चक्कर में मत पड़ो। एज अ टीचर आई वुड सजेस्ट कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद की नॉलेज गेन करो, दूसरे के कुछ चीजें हेल्प नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या समझा रहा है, हमें क्या समझाया जा रहा है ना। जितने भी बच्चे यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर कह रहे हैं वो बिल्कुल जो है गलत है। सबसे पहले तो देखेंगे क्यों, ठीक है। टर्शियरी इज नॉट द राइट आंसर। देखो पहले आप ये समझ लो कि काम करने के ना हमारे 3 ही तरीके हैं मेजरली, बाकी अभी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं तो नई नई चीजें ऐड हो रही है यहाँ पर। तो एक चीज यहाँ पर समझना, देयर आर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत में अगर हमें क्या इन जनरल हमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एक बार जो है समझनी हो तो हम लोग ना उसको एक सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। जो काम होता है वो कितने प्रकार से होता है, वो सिर्फ जो है काम होता है वो 3 प्रकार से होता है, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला जो सेक्टर होता है जो हम यहाँ पर देखते हैं वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है।
प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन, आपको प्राइमरी टीचर बनना हो तो शिक्षा की एक प्रकार से शुरुआत हो रही है। फिर हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ये तीन है काम करने के तरीके। अगर हम यहां पर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो कृषि है उसमें क्या हो रहा है, क्या उसमें किसी को कोई सेवा प्रदान हो रही है। फिशिंग आप कह सकते हो, या कोई भी कच्चा पदार्थ अगर बनाया जा रहा है विच इज कॉल्ड इन हिंदी एज, इंग्लिश में से कहते हैं रॉ मटेरियल। अगर कहीं पर भी कोई भी रॉ मटेरियल बनाया जा रहा है तो वो प्राइमरी है, वो एकदम शुरुआती तौर पर है। ठीक है, एक बार इजी चला देना। ठीक है, तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में जब किसी चीज का फाइनल गुड्स निकाल के लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कभी अपनी चाय में पूरा गन्ना तो घुमाते नहीं हो कि अरे मीठी चाय पीनी है आज एक गन्ना ले और उसको चाय में डुबो के, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन आप शुगर केन से शुगर बनाते हो, और जब आप शुगर केन से शुगर बनाते हो ज्यादा वैल्यूएबल, जितना आप गन्ना खरीद के लेके आओगे चीनी उससे महंगी होगी। तो शुगर केन से जब हम यहाँ पर शुगर बना लेंगे, यानी कि गन्ने से जब हम लोग यहाँ पर शुगर बना लेंगे, चीनी बना लेंगे, तो वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी कच्चे पदार्थ को एक फाइनल गुड में कन्वर्ट करना, ब्रेड को आटे में करना, जो है आटे को बिस्किट बनाना, आटा उतना, आलू से फ्रेंच फ्राइज बनाना, वो सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब आप बोलोगे तो यहां पर आप बोलोगे कि ये टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। इस टर्शियरी सेक्टर में सेवाएं दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तुम लोग जो है आशीर्वाद का आटा खरीद के ले आए फॉर एग्जाम्पल, और उस आशीर्वाद का आटा किससे बना है, गेहूं से। गेहूं से वो आटा बना और आपके घर तक पहुंचा। आपके घर तक जब उसे ले आए तो आपको उसमें कुछ चीजें मिली जिसको कि आप कंप्लेन करोगे, तो वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर दी होती है आटे के, जो भी पीछे होता है ना, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, तो आप उस पर कॉल करोगे। जब आप उस पर कॉल करोगे तो जिससे आप बात करोगे वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सारे काम होते हैं। अब यहाँ पर एक नया आ गया क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में ना क्या, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस और स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं ना, ये आने लग गए। तो यहाँ पर याद रखना, कच्चे पदार्थ से कुछ चीज बनाना और फिर उस चीज में कुछ सेवाएं जो आपको मिलेंगी। मान लीजिए आप कल को कोई भी हेडफोन खरीद के लेके आए, फोन खरीद के लेके आए, तो जब कुछ चीज बना रहे थे, फोन का कैमरा, प्लास्टिक, तार वार उसमें डले होंगे, चिप वगैरह डले होंगे, तो बन के तैयार हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, है ना। मैन्युफैक्चरिंग को ही सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किसी चीज को बनाया जा रहा है। आज क्या करना, आज कुछ भी चीज बाहर की खाओगे ना, चिप्स वगैरह का पैकेट, नमकीन का पैकेट, तो पीछे मोड़ के दिखना, उसमें लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड ऑन, कब बना है, ये किससे बना है, बेसन से बना है ना, मूंगफली से बना है, तेल वेल डाल के तुमको मसाला डाल के दे रहा है। तो टर्शरी में फिर उसकी सर्विसेज, तुम्हारे मूंगफली में कुछ दिक्कत होगी तो कॉल मिला देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस सवाल। अब बताओ कि हमारे को क्या पूछा है, वो एक्टिविटी, वो काम जो कि नेचुरल गुड्स, नेचुरली क्या मिला, नेचुरली तो गन्ना ही मिला मैम, और गन्ने से क्या करेंगे, शुगर बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, खांड बनाएंगे, है ना। तो कौन से सेक्टर में आएगा, और उसको और ज्यादा, जो 10 रुपए की चीज थी 100 रुपए की हो जाएगी। क्यों भाई, जो आलू 5 किलो इतने सस्ते मिल जाते हैं उतना चिप्स नहीं मिलता है, क्योंकि भैया उसमें और भी तो लागत लगी है ना। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर होगा सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहां पर सर्विसेज, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, यहां पर कच्चे माल का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल, और क्वार्टरनरी में नॉलेज बेसिस होता है, यानी कि ज्ञान के आधार पर सारी चीजें होती है, नॉलेज वाला सेक्टर है। वैसे तो सर्विस सेक्टर को भी नॉलेज सेक्टर कह ही सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर सब इसी में ही आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी नई प्रकार का ज्ञान, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह। चलो, तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। अब हम करते हैं अपना अगला सवाल, बहुत ही सुंदर सा, मैच द फॉलोइंग कर लो जल्दी से। अब जैसे हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, इसी प्रकार से और भी कल्चर है हमारे पास, जैसे कि सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं सवाल को, चलो बताओ। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ जल्दी से। बिल्कुल दीप्ति बेटा, बिल्कुल, जितनी भी क्लासेस हैं प्रीवियस ईयर से ही पेपर को निकाला जा सकता है, अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो। ठीक है, लास्ट में करते हैं बातें अभी आपसे। चलो, सेरिकल्चर में क्या होता है और पेसिकल्चर में, विटिकल्चर में, ये सारे पता होने चाहिए आपको, आप एज अ टीचर
बनने जा रहे हो, ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें हैं। जैसे एग्रीकल्चर कृषि होता है, वैसे ही सेरी जो कल्चर होता है, ठीक है, वैसे ही हम लोग अगर पेसी कल्चर की बात करें तो यहाँ पर मच्छी पालन जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम विटीकल्चर की बात करें तो वो ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की खेती होती है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो वहां पर फ्रूट्स और फ्लावर्स, और हमारा जो सेरिकल्चर होता है वो रेशम की खेती के लिए रेशम के कीड़े, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, उनको रखा जाता है, ठीक है। और वो ना अपने तरफ अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी बॉडी ना बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होते हैं वो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ, मान लीजिए ये कोई कीड़ा है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये कोई कीड़ा है ना, और ये कीड़ा क्या करता है अपने चारों तरफ ना एक लेयर बनाना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इस प्रकार से एक रे अपनी तरफ ऐसे बना लेता है, और इसी को ही जो भी इसकी खेती करते हैं इसको निकाल लेते हैं इस लेयर को, और इसी से फिर सिल्क बनाते हैं। और ये वाली जो सिल्क होती है बहुत महंगी होती है, जो नेचुरल सिल्क है ना बहुत महंगी होती है, इसके करोड़ों तक भी रेट जाते हैं, कैन यू इमेजिन, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, जिसका कि ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा, ए का 4, तो ए का 4 2 में है, और फिर हमें जो है विटिकल्चर कहाँ है, विटिकल्चर ग्रेप्स 2, तो हमारा ऑप्शन बी का ये वाला निकलेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है ना। नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि बी का 1 है, पेसिकल्चर फिश, ठीक है, तो सी जितने बच्चों ने बोला वो करेक्ट है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ रहा है, जल्दी से बताओ। चलो बेटा, ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ। ग्लोबल वार्मिंग एसोसिएटेड विद द राइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये आपको पता है, ये जो हमारी भूमंडलीय तपन होती है क्यों हो रही है, क्योंकि मैम हम लोग डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, पृथ्वी का जो रियल एटमॉस्फेयर है, रियल गैसेस है, उसको हैम्पर कर रहे हैं, बहुत सारा उद्योग जो है होने से, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होने से, फॉसिल फ्यूल पहले भी थे धरती के अंदर लेकिन इंसानों ने उनको एक्सट्रैक्ट करके उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जिसके वजह से जो पूरा का पूरा गैसेस है उसका जो बवंडर है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपको सर्दियां कम देखने को मिलेंगी, बारिश कम देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन एक बढ़िया गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% मिलती है, और ये एक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में घटाने में कोई मदद नहीं करती है। उसके बाद आती है आर्गन, आर्गन अपने आप में एक नोबल गैस है, ये भी यहाँ पर बेटा ग्लोबल वार्मिंग को कोई हेल्प नहीं करती, और ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स जो है यहाँ पर लेते हैं पेड़ों से, ये कम जरूर हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए पूरा एक सेंटेंस हमने डाल दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों है, ये क्लास जो है 8th का चैप्टर है, क्लास 8th का चैप्टर है, इसमें पूरा ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है, और हर बार ग्लोबल वार्मिंग से 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शारिका बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर जो CO2 होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वही सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। ऑब्वियसली अदर गैसेस भी हैं, अदर गैसेस जैसे कि मीथेन, नाइट्रोजस ऑक्साइड और वाटर वेपर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में दिया है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि हमारे यहाँ पर हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब हम ज्योग्राफी की पहली क्लास कर रहे थे तो एक बच्चे ने पूछा था मर्क्यूरी पास है सूरज के लेकिन तब भी सबसे गर्म नहीं है, वीनस सबसे गर्म है, क्योंकि वीनस की एक खास बात ये है कि वीनस ना हीट को ट्रैप कर लेता है, और हीट को ट्रैप वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास CO2 बहुत ज्यादा है। तो जब जब हम CO2 बढ़ाते जाएंगे अपनी पृथ्वी पर, जब जब हम CO2 बढ़ाते जाएंगे तो जितनी भी सूर्य रोशनी भेज रहा है ना, वैसे होता ये कि CO2 बैलेंस रहेगा तो रोशनी वापस चले जाती है, रेडिएशन वापस चले जाती है, लेकिन जब CO2 ज्यादा होगा तो वो हीट ना ट्रैप कर लेता है और इनका स्वागत करता है, ये आओ आओ मेरे पास आओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग CO2 ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और किन एक्टिविटीज से CO2 बढ़ता है वो बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। तो यहां तक आपको कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। कौन कौन सी चीजों से CO2 बढ़ता है वो आपको पता है, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब करते हैं हमारे सेशन का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, जल्दी से करो, ठीक है, फटाफट से। Which of the following crop require 210 frost-free rays and bright sunshine for its growth? अब आप खुद सोचो कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको कि 210 पाला नहीं, 210 दिन पाला नहीं चाहिए,
पाला रहित दिन चाहिए, पाला अगर पड़ गया तो वो खराब हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, जो भुट्टो का सीजन होता है, जो मक्के का सीजन होता है, उसमें पाले का कोई लेना देना हो सकता है? मैम हम भुट्टा कब खा रहे होते हैं? जब मौसम बहुत सुंदर सुहाना होता है, बारिश पड़ रही होती है, तब हम भुट्टा खाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद कॉफी की बात करें तो कॉफी मैम हम लोग ज्यादातर जो है कब पीते हैं? जब हमारा मन करता है, वो तो हम जब भी पी लेते हैं ठंडी गर्म के मौसम के हिसाब से। तो एक तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि कॉफी की भी ऐसा सच कोई नीड नहीं है। उसके बाद हम चाय के बागानों की बात करें तो दार्जिलिंग, असम, वेस्ट बंगाल में होने वाली चाय की खेती जो है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और वहां पर ज्यादा ठंड आपको पड़ती हुई नहीं देखने को मिलेगी। बच जाता है कॉटन। कॉटन एक ऐसी फसल है, अगर उसमें पाला पड़ गया तो वो खराब हो जाएगी। पाला नहीं पड़ना चाहिए, वो भी एग्जैक्टली 210 दिन तक। 210 दिन तक, जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स को लेके गए थे सीडीएम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक को खराब को ले गया तो पूरी टोकरी आम की खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर एक ने भी हिंसा कर दी तो मेरा सीडीएम फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉटन जो ब्लैक सॉइल पर उगाई जाती है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल पर उगाने वाली जो हमारी कपास की खेती है, ब्लैक सॉइल को ही हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इसी में ही हम गुजरात और महाराष्ट्र में जो कॉटन की प्रोडक्शन देखते हैं, इसको 210 दिन तक पाला नहीं चाहिए। पाला पड़ गया, ये जो मान लीजिए अगर कॉटन है और इस कॉटन पर मान लीजिए इस तरीके से पौधे पे लगे होते हैं, उसको ऐसे निकालते हैं, अगर इस पर गलती से ही पाला पड़ गया, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी और उसकी वजह से हमारे किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। फिर एक और क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे लेकिन सही बता देंगे। एक्सप्लेनेशन आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में कि क्यों ये ऐसा है। अब बताओ जल्दी से, कथन है, कुछ पढ़ने हैं। इंसुलेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी जगह के टेम्परेचर को डिसाइड करता है। ऑब्वियसली जहां जितनी रोशनी, टेम्परेचर ज्यादा, जहां कम रोशनी, पोल्स पर कम रोशनी पहुंचती है तो ठंड ज्यादा होती है। करेक्ट है। इंसुलेशन इंक्रीज होता है इक्वेटर से पोल की तरफ या पोल से इक्वेटर की तरफ, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए। सही आंसर क्या होगा? दिस इज टुडेज होमवर्क एंड यू हैव टू डू, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन इन दी वीडियो। ठीक है, चलो यहां पर हमारा सेशन हो जाता है समाप्त। अब आप लोगों से कर लेते हैं 1 मिनट बातचीत। ठीक है, जल्दी से अब बताओ फटाफट से। ठीक है, फटाफट से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, पहले वाली की मैंने दे दी। ठीक है, उसके बाद अब आपको मुझे बी और सी की एक्सप्लेनेशन देनी है सारे के सारे। पाला मतलब होता है फ्रॉस्ट, है ना? आपने कभी देखा हो कि आप बहुत ठंड पड़ रही हो, बाहर निकले तो पौधों पर पानी सा जमा होता है। ठंड में ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिलता है, गर्मियों में थोड़ी पाला पड़ेगा। कभी दादाजी और नानी जी से और इन सबसे सुनाओ आज तो बहुत पाला पड़ रहा है ना? ये सारी चीजें। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। पीडीएफ की अभी चीजें सोच रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचाएं, तो एक बार जो है या तो कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारी 6 क्लास थी, यानी कि 6 क्लास थी, और इन 6 क्लास में हमने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए और आपको आई होप कि बहुत इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली होगी जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है बहुत जरूरी है और वो बहुत बहुत आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, एंड अगली क्लास में और सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो सारी अथर बेटा मैंने स्टार्टिंग में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, पीडीएफ में जाके अगर आप देखोगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, अब कल हम मिलेंगे सेम 12:45। कल जो हमारी क्लास है उसमें हम हिस्ट्री करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।